हे एवरीवन, वेलकम टू द फोरेंसिक स्टेशन। आज हम बात करेंगे नार्को एनालिसिस की। नार्को एनालिसिस क्या है? ये एक टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है इन फोरेंसिक साइकोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब किसी भी अगर केस की इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए आपको हेल्प चाहिए, लीडिंग चाहिए, किस साइड में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इस रिगार्डिंगली, तो हम नार्को एनालिसिस का यूज़ करते हैं और इसे परफॉर्म किया जाता है एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। और मेनली हम नार्को एनालिसिस को एक कॉमन नेम से जानते हैं जिसे कहते हैं हम ट्रुथ सीरम ड्रग। काफ़ी फेमसली हम इसी नाम से जानते हैं नार्को एनालिसिस को, ट्रुथ सीरम ड्रग के नाम से। और जो हमारा नार्को वर्ड है ये डिराइव किया गया है बाय द ग्रीक वर्ड नार्क। नार्क मीन्स नंब। ऐसे सर्दियों में नहीं, ठंड में एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड हो तो आपकी उंगलियां वगैरह, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां एकदम से नंब पड़ जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं। तो वो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है नंब, एंड ये यूज़ किया गया, लीड किया गया है इसे आपकी इमेजिनेशन से। मेनली यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन पावर जो है उसको नंब किया जाता है, उसको यहाँ पे सुन कर दिया जाता है। ओके। और जो ये वर्ड है आपका नार्को एनालिसिस, ये वर्ड मतलब क्वाइन किया गया है बाय द होर्सले। और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले पहले इसको यूज़, सबसे फर्स्ट जो इसका यूज़ हुआ था वो हुआ था 1922 में बाय द रॉबर्ट हाउस। और इन्होंने इस ड्रग को यूज़ किया गया था ऑन द प्रिजनर्स, जो आपकी वो जेल में कैदी वगैरह रहते हैं ना प्रिजनर्स, उन पे यूज़ किया गया था। और जो ड्रग कौन सी थी वो थी स्कोपोलामाइन हाइड्रोब्रोमाइड। इस ड्रग को सबसे पहले यूज़ किया गया था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे फर्स्ट इसको यूज़ किया गया था इन एफएसएल बैंगलोर इन 2001। और जो हमारा नार्को एनालिसिस है ये किसी भी पेशेंट पे करने के लिए उस पेशेंट की कंसेंट होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब आप पेशेंट अगर मना कर दे, या कोई भी आपके जो विक्टिम हैं, ऑफेंडर हैं, ओके, या फिर जो मतलब कल्प्रेट वगैरह जो भी हैं पर्सन, कोई विटनेसेस हैं, आप उस पर टेस्ट करना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट ज़रूरी होता है उस पर्सन की कंसेंट। अगर वो पर्सन डिनाई कर दे कि नहीं मुझे नहीं कराना टेस्ट, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। ओके। और जब ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो उस टाइम पे वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स की टीम प्रेजेंट रहती है। उसमें रहते हैं आपके क्लिनिकल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड फिजिशियन, एस्थेटिक, ऑडियो वीडियोग्राफर एंड राइटर। ये 5 एक्सपर्ट्स की टीम वहाँ पे प्रेजेंट रहती है ड्यूरिंग द नार्को एनालिसिस। मतलब वहाँ पे जो भी होता है ना, मतलब टेस्ट के दौरान वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करे जा रहे हैं पेशेंट से, पेशेंट जो भी आंसर आउट कर रहा है, जो भी है वहाँ पे, मतलब उस सभी चीज़ों को वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसकी एक वीडियोग्राफी करी जाती है, एंड जो भी क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं उनको नोट डाउन किया जाता है। तो ये सब वहाँ पे मतलब उस चीज़ को आप एक पूरे एक प्रोसीजरल वे में करते हैं, उसको हम प्रिजर्व भी रखते हैं बाद में डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे कि अगर सबमिट वगैरह करना पड़े तो, ठीक है। और इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो एक पर्सन है ना वो झूठ कैसे बोलता है, वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके झूठ बोलता है। सिर्फ इमेजिन करो अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो वहाँ आपको कुछ झूठ बोलनी पड़ती है या कोई मतलब कोई बात छुपानी पड़ती है। अब थोड़ी बहुत तो झूठ सबने बोली ही होती है ना। तो कैसे करते हैं हम उस टाइम पे अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं कि हाँ हम मतलब सोचें कि हाँ हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, कैसे कैसे बाहर आए हम इस सिचुएशन से, है ना। तो वहाँ पे मेन आपका काम क्या है, इमेजिनेशन कर रही है आपके लिए हेल्प आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन ड्रग्स दिस कैपेसिटी ऑफ इमेजिनेशन इज़ ब्लॉक्ड और न्यूट्रलाइज्ड। आपकी जो इमेजिनेशन पावर है ना उसे ही यहाँ पे ब्लॉक या न्यूट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, जो कि लीडिंग अ पर्सन इनटू सेमी कॉन्शियस स्टेट, अ पॉइंट वेरी क्लोज टू अनकॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या होता है, आप जब आपकी इमेजिनेशन पावर को ब्लॉक कर दिया, तो कैसे ब्लॉक करा, उस पर्सन को मतलब ड्रग्स दिए गए कुछ, तो उस ड्रग्स के इन्फ्लुएंस से उसकी इमेजिनेशन पावर जो है वो ब्लॉकड आउट हो गई। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आपकी एक सेमी कॉन्शियस कंडीशन है, मतलब कि वो पॉइंट जो है बहुत ही क्लोज है आपका अनकॉन्शियसनेस कंडीशन से। मतलब आप एकदम पूरे बेहोश भी नहीं हो, आप थोड़े बहुत होश में भी हो, पर आप इतने होश में नहीं हो कि आप कुछ इमेजिन कर सको, कुछ झूठ वगैरह बना सको, नहीं।
आप जस्ट आराम से लेटे हुए हो, आपकी आवाज़ जो है एकदम ब्लर हो जाती है इस कंडीशन में आकर के ना, वो एकदम उसकी ब्लर ब्लर सी आपकी आवाज़ आएगी। ओके, आप कुछ इमेजिन नहीं कर पाओगे, आप एकदम कॉन्शियस कंडीशन में नहीं हो अपनी कि खुद से कुछ इमेजिन कर लिया, उठ के भाग गई वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पे हो, रिलैक्स्ड हो आप वहाँ पे, बट आपकी जो फैक्ट्स हैं ना, आपको जो पता है, आप सिर्फ वही बता रहे हो, आप खुद से ज़्यादा क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हो खुद से चीज़ों को। इसमें क्या है, इन दिस स्टेट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन टू लाई। अब इस कंडीशन में आके पर्सन के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो झूठ बोले, नहीं बोल पाता झूठ। तो उसको एज्यूम माना जाता है कि वो पर्सन जो है, जो सिर्फ फैक्ट्स वगैरह पता है ना, वो सिर्फ उसी पे ही टिका हुआ है, वो सिर्फ वो आपको वही फैक्ट्स बता रहा है। तो माना जाता है कि इन सब केसेस में 90% जो लोग हैं वो सच ही बताते हैं, या फिर जो 90% टेस्ट हैं वो सही रहते हैं, सक्सेस रहते हैं। बट 10% मतलब उनके लिए छोड़ दिया गया है, तो नहीं जो एकदम से काफ़ी लोग, कुछ लोग होते हैं ना खिलाड़ी टाइप की, हाँ, उन्हें काफ़ी आदत है ड्रग्स वगैरह की। ओके, या फिर वो ऐसे कुछ नाटक वाटक कर देते हैं कि हाँ हम तो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है उनके साथ में। उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है उस डोजेस के अकॉर्डिंगली। तो वो सब लोग काफ़ी होते हैं जो इन सब चीज़ों से बच जाते हैं, इन सब चीज़ों के अंडर आके भी वो झूठ बोल देते हैं। ठीक है, फिर जो हम ड्रग्स कॉमनली यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? स्कोपोलामाइन, हाइड्रोब्रोमाइड, सोडियम अमाइटिल, सोडियम पेंटोथेल एंड सोडियम सेकुनल। और इनके यहाँ पे कुछ कॉमन नेम्स हैं, एमोबार्बिटल, थियोपेंटल एंड सेकॉन बार्बिटल। और जो ये ड्रग्स हैं इसे इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावेनियसली, मतलब आपको इंट्रावेनियसली दिया जाता है इन ड्रग्स, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, मतलब इंजेक्ट दिया गया इन ड्रग्स का, एंड ये काफ़ी जल्दी फिर आपको बॉडी में रिएक्शन इनका शुरू हो जाता है। और इनकी जो डोजेज़ वगैरह होती है वो मेनली डिपेंड करती है पर्सन की एज पे, सेक्स पे, हेल्थ पे, उनकी फ़िज़िकल कंडीशन पे। मतलब अगर कोई पर्सन कम एज का है तो उसे आप बहुत ही कम अमाउंट दोगे तो भी वो इफ़ेक्टिव रहेगी, बट कोई पर्सन है जिनकी एज है थोड़ी, मतलब काफ़ी अच्छी एज है उनकी, उनका बॉडी ग्रोथ काफ़ी सही है, और वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं काफ़ी टाइम से, तो उन सब ऐसे पर्सन्स पे अगर आप थोड़ा सा अमाउंट दे रहे हो ड्रग्स का तो वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। ओके, उन्हें एक सेमी कॉन्शियस स्टेट तक पहुंचाने के लिए आपको अमाउंट वहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो पर्सन के अकॉर्डिंगली आपको पर्सन टू पर्सन अमाउंट जो है अप एंड डाउन करना पड़ता है यहाँ पे। ओके, ये कुछ ड्रग्स हैं, देखो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म्ड है, सोडियम अमाइटल, सोडियम पेंटोथल एंड सोडियम सेकोनल। तो पहले सोडियम अमाइटल है, इसका अमाउंट कितना है 25 to 50 mg, इतना अमाउंट यहाँ पे इन्हें देना होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एंटी कन्वल्सेंस, ये दो इसकी मेनली प्रॉपर्टी है। और ये कैसा है फिजिकल नेचर, अगर हम इसका हम देखें तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जिसके पास कोई भी स्मेल नहीं है, विथ नो ओडर एंड बिटर टेस्ट। इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट जो है इसका बिटर है। एंड है हमारे पास नेक्स्ट सोडियम पेंटोथल। सोडियम पेंटोथल है हमारे पास 4 to 6 mg पर kg, और ये एक शॉर्ट एक्टिंग एस्थेटिक है, मतलब ये शॉर्टली, मतलब बहुत जल्दी एक्ट करता है ये। और इसको ना मतलब बहुत ही फेमस है ये ट्रुथ सीरम ड्रग के नाम से, अगर हम कोई काफ़ी फेमसली अगर हम कोई कहे ट्रुथ सीरम ड्रग चाहिए तो सोडियम पेंटोथल ही होता है वो मेनली। ओके, और इसका नेचर जो है ये एक लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है। लाइपोफिलिक मतलब कि ये काफ़ी फ्रीली मूव करता है ये ब्लड में, और मेटाबोलाइज्ड हो जाता है जाकर के लिवर में। ओके, फिर है हमारे पास सोडियम सेकोनल। सोडियम सेकोनल की 100 mg की कैप्सूल्स आती हैं, और इसकी जो अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसके पास एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है, एंटी कन्वल्सेंस है, सेडेटिव है एंड हिप्नोटिक है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। और ये एक येलो कलर का कैप्सूल्स होता है, ठीक है, मतलब 100 mg का इसके कैप्सूल्स बने रहते हैं येलो कलर के ही। ओके, ये तो हो गया हमारे पास इनकी ड्रग्स। अब जो ये ड्रग्स होते हैं ना हमारे, ये ड्रग्स हमारे मेनली जाके एक्ट करते हैं, ये प्राइमरीली एक्ट करते हैं गाबा रिसेप्टर्स पे। ओके, तो अब गाबा रिसेप्टर क्या होता है? गाबा रिसेप्टर जो है, गाबा की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ये जो है ये गाबा की फुल फॉर्म है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है,
ठीक है, जो कि सेंड करता है केमिकल मैसेजेस को थ्रू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। मतलब जो केमिकल मैसेजेस है ना ब्रेन और नर्वस सिस्टम के, उन्हें ये सेंड करता है और रेगुलेट करवाता है कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशंस होनी है ना, उसे ये कंडक्ट करवाता है। और जो एक्शन है ड्रग्स का, अगर हम पर्टिकुलर की बात करें तो हमारे पास मेनली ड्रग्स बार्बिटूरेट्स या बेंजोडाइज़ेपाइन ये यूज होते हैं। तो अब बार्बिटूरेट्स का काम में क्या एक्शन हो जाता है, इसमें जो हमारे गाबा रिसेप्टर है ना, उस पर जाके मतलब फर्स्ट तो उसका गाबा रिसेप्टर ही होता है ड्रग्स का, जाके ये फर्स्ट उन्हीं पे एक्ट कर देते हैं। तो वहाँ जा कर के ये एनहांस कर देते हैं एक्टिविटी को, गाबा की जो एक्टिविटी है उसे एनहांस कर दिया। तो उनकी इनहिबिटरी एक्शन को एनहांस करा, तो उससे क्या है, उन्होंने इनहिबिट कर दिया एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस। जो हमारी कैल्शियम आयंस है ना, उनकी एंट्री को इन्होंने इनहिबिट कर दिया इनटू प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स। जो हमारे प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स हैं वहाँ पे उनकी एंट्री जो है वो बंद कर दी। तो पोटेंशियली रिड्यूसिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ हो रहे थे उनको रिड्यूस कर दिया मतलब। और जो हमारा CNS है, CNS में क्या हो रहा है, CNS में जाकर के ये इनहिबिट कर रहे हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को। ये मतलब क्या कर रहे हैं, वो रिजल्ट कर रहे हैं एक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में। मतलब जो सांसें हैं, आपका रेस्पिरेशन है आपका, वो भी डिप्रेस्ड हो गया, मतलब वो भी स्लो डाउन हो गया। ठीक है। और बेंजोडाइज़ेपाइन का क्या होता है यहाँ पे, बेंजोडाइज़ेपाइन में भी फर्स्ट यही है कि वो जा कर के गाबा रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे वो एनहांस कर रहा है उसकी एफिनिटी वाले फंक्शन को। जो उसका एफिनिटी वाला फंक्शन है ना, उसको यहाँ पे वो एनहांस कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जो एक्शन है ना, एक्टिवेशन हो रहा है कैल्शियम आयन का। मतलब वहाँ पे तो उन्हें वो स्टॉप कर रहा था, यहाँ पे कैल्शियम आयन को एनहांस कर रहा है, उनके मतलब एक्टिवेट कर रहा है कैल्शियम आयन को। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड क्लोराइड आयंस हो रहा है न्यूरॉन्स में। इन जो क्लोराइड आयंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं और एक्ट कर रहा है CNS पे। CNS पे क्या काम कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है एंजाइटी को और इंड्यूस कर रहा है स्लीप को। ओके, इनहिबिट कर रहा है एंजाइटी एंड स्लीप। और जो आपका स्केलेटल मसल सिस्टम है उसे भी वो इनहिबिट कर दे रहा है। और साथ में क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है एक स्पाइनल पॉलीसाइनेप्टिक एफरेंट पाथवे। और इस सबको वो यहाँ पे मतलब इनहिबिट कर देगा। तो उससे क्या, आपकी बॉडी क्या एकदम रिलैक्स हो जाएगी, मतलब मूवमेंट कुछ नहीं हो रही है यहाँ पे, आप एकदम रिलैक्सडली हो। ओके, आपका कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं हो रहा है, आप जस्ट यहाँ पे रिलैक्स्ड हो। और जो भी क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं उनको आप सिर्फ आंसर दे रहे हो, वो भी फैक्ट्स जो आपको पता है पहले से, सिर्फ उसके रिगार्डिंगली। और इसका अगर हम मेन रोल देखें कि हम यूज़ ही क्यों करते हैं भाई नार्को एनालिसिस को, ठीक है, हम नार्को एनालिसिस करनी ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कैसे, टेस्टिफाई करने के लिए ट्रूथ को इन स्टेटमेंट्स मेड बाय ऑफेंडर, क्रिमिनल्स एंड सस्पेक्ट्स। अब सस्पेक्ट ने कोई मतलब स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ ऐसा कुछ है, और आपने पूरा केस चेक कर लिया, आपको वैसा कुछ मतलब मिल ही नहीं रहा है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंगली सच्चाई है कि नहीं है। तो आपको उसे चेक करने के लिए, उसे रिकन्फर्म करने के लिए आपको नार्को एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ जाती है। ये उनसे चेक करने के लिए या पूछने के लिए, देखने के लिए कि उन्होंने जो कहा था, स्टेटमेंट दी है उन्होंने, वो सच्ची स्टेटमेंट थी, वो उनके नॉन फैक्ट्स थे, या फिर उन्होंने आपको झूठ बोला था। और या फिर कुछ केसेस होते हैं कहीं पे जहाँ पे आपको कोई भी लीडिंग फैक्ट्स नहीं मिलता है, तो वहाँ पे भी कई बार आप नार्को टेस्ट कर सकते हैं। फिर है लॉज सपोर्टिंग, मतलब नार्को एनालिसिस जो है उसके लिए आपके कौन कौन से लॉज जो हैं सपोर्ट होते हैं। तो फर्स्ट जो हमें पहले पता होना चाहिए बात, वो ये है कि जो लीगली अपनी इंडिया में नार्को टेस्ट सपोर्टिव नहीं है, लीगली नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडियन कोर्ट एज प्राइम एविडेंस। अगर आप नार्को एनालिसिस की रिपोर्ट एज सच कोर्ट लेके जाओगे तो वहाँ पे वो एडमिसिबल नहीं है। ओके, बट ये है कि हाँ, आपके नार्को एनालिसिस की जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, उसके बेसिस पे अगर आप
कुछ और मतलब वो लीडिंग के तौर पे यूज़ कर सकता है, आप उसे कोलैबोरेटिव के तौर पे यूज़ करोगे आप उसे, एंड उसके थ्रू अगर आपको कोई एविडेंस मिल रहा है तो आप वो प्रूफ कर सकते हो। एज इफ किसी ने नार्को टेस्ट में अपने ये आपको स्टेटमेंट दिया है कि हाँ ये मर्डर मैंने कर दिया, तो आप उसको एज सच कोर्ट में नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई देखो इन्होंने मान लिया, नहीं एज सच नहीं कर सकते आप। बट अगर उन्होंने कहा कि हाँ मर्डर मैंने किया है, उनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी है, जो मैंने वहाँ पे वेपन वगैरह यूज़ किया था वेपन वहाँ है, और आपको बाद में आपने वहाँ पे जाके चेकआउट करा, आपको वो बॉडी एंड वो वेपन वगैरह वहाँ से मिल रहा है, तो आप उन्हें एज आ एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो प्रूफ करने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लोज 3 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पे मेनली सपोर्ट करता है इसको टेस्ट को। इसमें क्या कहा गया है, ये प्रोविजंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग प्रिविलेजेस अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि कोई भी पर्सन जो है उसे आप नहीं कह सकते कि वो अपने अगेंस्ट मतलब गवाही दे, ठीक है। मतलब अगर पर्सन सामने से आके आप उसको ये बुलवा रहे हो कि हाँ, नार्को टेस्ट ने बंदे ने खुद सामने से कह दिया कि हाँ मैंने ही खून करा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप उसको ये चीज़ नहीं बुलवा सकते हो। इस चीज़ के लिए आपको पहले पर्सन का कंसेंट लेना पड़ेगा। नार्को टेस्ट से पहले आप पर्सन का कंसेंट चाहिए, एंड कंसेंट लेने से पहले आप उन्हें पूरा प्रोसेस बताओगे कि हाँ नार्को टेस्ट में ये सब प्रोसेस है, एंड इसमें चांसेस हैं कि आपकी सच्चाई बाहर आ जाए या हमें ये सब फैक्ट्स पता चल जाएं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जानते हुए भी अगर कोई पर्सन कह रहा है कि हाँ मुझे नार्को टेस्ट करवाना है, तब आप ये टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन जो है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंसेस शैल बी कंपाइल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब पर्सन के पास में राइट टू साइलेंस, उनके पास में साइलेंस रहने का हक है अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब मेरे अपने अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट करती हैं नार्को टेस्ट को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये हमारा नार्को टेस्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।